लाइव आ रहा हूं, इसको आना हो, ठीक है। मैं इसलिए बोलता हूं ताकि सारे लोग लाइव रहा करें, ठीक है। चलो, किसी कोई प्रश्न है? नहीं प्रश्न, आगे बढ़े। हम लोगों ने डिस्कशन किया था कहां तक? हमने 1904 तक लॉर्ड कर्जन की जो नीतियां थी, कर्जन ने क्या क्या किया भारत के अंदर, उसने क्या क्या परिवर्तन किए, क्या क्या परिवर्तन नहीं किए, इन सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे ऐसी चीज होगी जहां पे अब आपका एक नया टॉपिक शुरू होगा और वो टॉपिक का नाम होगा बंगाल का विभाजन। उस टॉपिक का नाम क्या होगा? बंगाल का विभाजन। और आपको पता ही है बंगाल विभाजन आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या होने वाला है? बंगाल विभाजन। अब एक चीज ये बताओ, बंगाल विभाजन कब हुआ? ये देखो, सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही आने हैं कि बंगाल विभाजन कब हुआ, तो आप क्या बताओगे? कब हुआ? 1905। मैं पूछ नहीं रहा हूं, वो गेट को बंद कर दो, ठीक है। कब हुआ? 1905 में हुआ। अब ये बताओ आप, 1905 में हुआ और 1905 में किसने किया? किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया, ठीक है ना। लॉर्ड कर्जन ने किया। 1905 में होता है, एक्चुअली होता है 16 अक्टूबर। कब होता है? 16 अक्टूबर को लागू हो जाता है बंगाल विभाजन। घोषणा की जाती है 19 जुलाई को और लागू होता है 16 अक्टूबर को, ठीक है। वो अभी हम जब आएंगे तो वहां पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बंगाल विभाजन के लिए जानना जरूरी है कि बंगाल विभाजन आखिर था क्या, इसको जानते हैं, उसके बाद सीधा फैक्ट फिर हम लोग आते हैं। आप एक चीज सुनते होंगे बार बार, भारत। भारत के बारे में आपने सुना ही होगा, और इस समय भारत में ये भी बहुत चल रहा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ठीक है ना। ये कहानी भी इस समय बहुत ज्यादा चल रही है। इसके लिए जेएनयू बहुत ज्यादा फेमस है, और जेएनयू आज से नहीं, जेएनयू हमेशा से इन सारी चीजों के लिए क्या रहा है? फेमस रहा है, क्योंकि वहां अलग अलग विचार के मत के लोग हैं रहने वाले, कुछ वामपंथी, कुछ राष्ट्रवादी, और कुछ अति राष्ट्रवादी और कुछ अति वामपंथी, ठीक है ना। तो जो क्या करते हैं, देश को सही से चलने देना नहीं चाह रहे हैं। वो अपने अनुसार चीजों को डिसाइड करते हैं, वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानते हैं, अपने आप को लिटरेट मानते हैं, और फिर अन्य लोगों को अपनी बातों को क्या करते हैं? थोप देते हैं। जैसे कि अभी आपने पढ़ा होगा कि वहां की दीवालों पे ब्राह्मण भारत छोड़ो और क्षत्रिय भारत छोड़ो, ऐसी चीजें क्या हुई वहां पे लिखी गई। अब देखो, ये किसी एक विशेष व्यक्तित्व की बात नहीं हो रही है, किसी एक की बात नहीं हो रही है। अगर आप किसी एक विशेष चीज को लेकर के देख रहे हो और आप ये बोलते हो कि ये चीज करने से चीजें अच्छी होंगी, तो आप गलत सोचते हो। अगर जैसे आप एक मत के अनुसार हो, मान लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, गलत कोई नहीं समझेगा यहाँ पे। मान लो आप बोल रहे हो कि हम नीची कास्ट के हैं, तो हम क्या करेंगे? ऊपर कास्ट वालों का विरोध करेंगे, और इससे ये विरोध ऐसा होगा जिससे भारत में क्या आ जाए? अशांति आ जाए, और भारत की एकता क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। और आप ऐसा सोच करके करते हो, और नाम किसका लगाते हो? बाबा भीमराव जी का। तो आप ये सोचो कि आप अपने विचार में कितने गलत हो। भीमराव अंबेडकर वो व्यक्ति जिन्होंने संविधान का निर्माण करने में अपनी पूरी भूमिका निभाई, और उनका सीधा सीधा यही मानना था कि भारत हमेशा एक रहे। उनका यही तो मानना था ना, कि भारत हमेशा कैसा रहे? एक रहे। और आप उनके विचारों से अपने विचारों की तुलना कर रहे हो। आप कितने तुच्छ व्यक्ति हो अगर आप ऐसा सोचते हो। तो उनको पाना बहुत बड़ी बात है, आप उनको अभी पा नहीं सकते हो। अगर उनके विचारों को ही अपना लो ना, तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो कम से कम उनके अच्छे जो विचार हैं उनको अपनाओ। उन्होंने हमेशा देश में एकता, शांति, इन सारी चीज बात की। अगर कहीं पे किसी चीज का शोषण है, या पास्ट में आपके साथ कभी शोषण हुआ है, तो उन शोषणों के लिए हमेशा नए नए प्रावधान आते रहे हैं, और आज परिवर्तन भी चीजों में हुआ है। आप कभी भी जो 25 साल पहले घटना घटी, उस घटना को लेकर के आज के ही चीजों पे वो चीजें नहीं उठा सकते। क्या आप उठा सकते हैं? आप ऐसा कभी नहीं कर सकते ना। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इतना अत्याचार किया, अब हम जाके अंग्रेजों के ऊपर बम छोड़ना शुरू कर दें? ऐसा तो नहीं कर सकते ना, हमको उनसे मित्रता रखनी पड़ेगी। रखते हैं कि नहीं रखते हैं? उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया कि नहीं किया? ये चीजें हमारे देश के अंदर लोग समझ नहीं रहे हैं, और बात मानो, बहुत से लोग हैं जो इन चीजों को समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन चंद लोगों के कारण ही देश चल रहा है, उन चंद लोगों के कारण देश नहीं चल रहा। वो मात्र 1% भी नहीं है ऐसे लोग जो ऐसी विचारधारा रखते हैं। लेकिन आप बात मानो, 99% ऐसे लोग हैं जो इस विचारधारा के जस्ट खिलाफ होते हैं, और मानते हैं कि देश सर्वोपरि है और देश हमारे लिए सब कुछ है। यहाँ पे जब आप तैयारी करते हो, तो आप बिल्कुल ये कभी नहीं सोचते हो कि आप किस कास्ट के हो, या ये किस कास्ट का है। या आप जब सेना में जाते हो तो आप किसी से कुछ नहीं पूछते हो, ना धर्म पूछते हो ना कास्ट पूछते हो।
सारे लोग समान होकर के वहां पे सैनिक की भूमिका में रहते हो, और किसी सैनिक के साथ कुछ होता है तो आप आक्रोशित हो जाते हो, आप चाहे जिस कास्ट से हो चाहे जिस धर्म से हो, होता ही नहीं ऐसा होता। यही चीज देश में समझना नहीं है। ये अपने आप को जो लोग बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल मान लेते हैं, वो देश की भावना के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको समझना चाहिए कि देश छोटी छोटी भावनाओं से मिलकर बना होता है, और हर देश में किसी न किसी के साथ अत्याचार हुआ होता है, चाहे वो जो हो। मैं जब भी इतिहास पढ़ाता हूं, मैं एक चीज बताता हूं कि पूरे इतिहास में अगर सबसे ज्यादा शोषित कोई रहा है तो दो वर्ग ऐसा रहा है, एक शूद्र और दूसरा महिला। और महिला, मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि शूद्र जात की महिला या फिर सवर्ण जात की महिला। महिला मतलब सारी महिला, समझ रहे हो ना बात को? चाहे वो बड़े जात की हो या फिर छोटे जात की हो, सबका क्या हुआ है? शोषण हुआ है। ये चीजें आपको समझ के चलनी होती है। उसको बंद कर दो भाई। ये चीजें क्या करके चलनी होती है? ये चीजें आपको समझ के चलनी होती है। मेरे अनुसार आप लोग अगर क्लास ले रहे हो, क्लास पढ़ रहे हो, तो इन चीजों को ध्यान में रखिए, इन चीजों को ध्यान में जरूर रखिए। आप अपना विचार बनाइए, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी लाइए। आप समझिए कि क्या देश में ऐसी चीजें उत्पन्न करके साथ में कभी रहा जा सकता है? क्या कभी ऐसा अगर आप सोच सकते हो, रह सकते हो? एक देश को देश मानिए, एक देश को घर मानिए। आप मान लीजिए घर मान लीजिए, ठीक है ना? घर, ऐसा घर जहां पे आपको जाने के बाद दूसरी जगह जगह नहीं मिलने वाली, ऐसा घर। समझ रहे हो ना बात को? अब एक ही घर में अगर आप सब लोग हो, अब आपस में अगर आप मतभेद तो होंगे, किसी किसी को ज्यादा वरीयता होगी, किसी को कम वो होगी, किसी के साथ कुछ कोई ज्यादा वो, ऐसी वरीयता तो होगी, ऐसे मतभेद होते रहेंगे। आपस में आप लड़ोगे भी, है ना? लेकिन अगर ये बोला जाए कि तुम भाग जाओ यहां से, किसी एक को, तो क्या ऐसा कभी हो सकता है? क्योंकि बाहर जाने के बाद वो कहां जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, आप ये सोचो कि जब आप किसी को भगाने को बोलोगे तो सामने वाला भी क्या कहेगा? आप भी भागो। तब देश के अंदर क्या कभी शांति बन पाएगी? नहीं बन पाएगी ना। क्योंकि देश एक घर की तरह होता है, और घर ऐसा कि जहां आपकी सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। ये ऐसा घर नहीं कि चलो ठीक है हमारे पास पैसा, हम कोई दूसरा घर खरीद लेंगे। ऐसा नहीं होता ना यहाँ पे। क्या ऐसा होता है देश के साथ? देश के साथ ऐसा नहीं होता। तो अपनी इंटेलेक्चुअलिटी आप जगाइए। जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनके चक्कर में मत पड़िए, तो ज्यादा सही है, ठीक है ना? क्योंकि पढ़े लिखे लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं। मैं, ये बात है, रियलिटी यही है। आप जेएनयू जैसे संस्था में पढ़ रहे हो, नाम बदनाम कर रहे हो, इससे आप ये सोच रहे हो कि देश का नाम बदनाम हो रहा है। देश के अंदर जो चीजें चल रही हो तो बहुत पहले से चलती चली आ रही, वो हमेशा चलती रहेंगी। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। होनी भी चाहिए तो एक संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए हमेशा, ठीक है ना? हमेशा इसी बातों को रखना चाहिए। क्योंकि आपने किसी एक विशेष चीज पे उंगली उठा दी, ब्राह्मण भारत छोड़ो। अब ऐसे ब्राह्मण जो इन सारी चीजों के खिलाफ हैं, या जिनके कुछ मित्र ही हैं ऐसे जो नीची कास्ट के हैं, दूसरे धर्म के हैं, तो उनके साथ क्या होगा फिर? या फिर अगर कोई ब्राह्मण ऐसा बोले, समझ रहे हो ना बात को? तो फिर, क्योंकि देश के अंदर सब लोग समानता के साथ रह रहे हैं, और आपके पास मित्र नहीं है कोई ब्राह्मण, तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए किसी और के साथ ब्राह्मण मित्र नहीं होंगे ना। ये चीज लोग नहीं समझ पाते, और अपना जो विचार होता है उसको देश में ला करके बस फैला देते हैं, बस कहानी खत्म हो जाती है। ये सिर्फ किसी कास्ट के साथ नहीं, ये रिलीजन के साथ भी नहीं होना चाहिए। जैसे हिंदुत्व का नारा चलता है, मुसलमान भारत छोड़ो, ठीक है ना? ऐसी चीजें भी गलत हैं। आप सोचो कि जब आजादी के बाद जो चीजें हुई, आजादी के टाइम पे जो चीजें हुई, वो उस टाइम की बातें। अब आप 75 साल पुरानी बातें आज वर्तमान में मत खोलो तो ज्यादा अच्छी रहेंगी। मुस्लिम से लेकर के, हिंदू से लेकर के, सवर्ण से लेकर के, जाति विशेष से लेकर के, सब लोग समान है। सब लोग को भारत के अंदर रहना ना। तो ज्यादा, मैं समझ रहा हूं इस समय ऐसी घटनाएं चल रही, तो आप लोग जब रील्स खोलते होगे तो यही सारी चीजें आपको देखने को मिलती होगी। तो मैं इसलिए बोल रहा, मैं अभी क्लास लेता, लेकिन मैंने सोचा कि कम से कम 10 मिनट आप लोग को इसके बारे में थोड़ा बहुत बात किया जाए। जरूरी है, क्लास यही, ये क्लास ये भी होती है। समझ रहे हो ना बात को आप? जरूरी है। तो रील्स पे आप ज्यादा ध्यान ना दो। 30 सेकंड की चीजें, 60 सेकंड की चीजें अगर आपके माइंड को डाइवर्ट कर दे, आपके माइंड के साथ खेलना शुरू कर दे, तो आप बताइए क्या अपने दिमाग पे आपका कंट्रोल है? सोच के बता दो आप कि आपके दिमाग पे आपका खुद का कंट्रोल है। आप खुद सोच सकते हो। मैं भी तो सवर्ण हूं, मैं भी ब्राह्मण हूं कि नहीं हूं? मैं अभी यहां पे जाति विरोधी वाली चीजें पढ़ाना शुरू कर दूं? मैं ऐसा कभी करता हूं जीवन में? नहीं। ऐसा ना, मैं कभी सोच भी कभी नहीं सकता हूं कि ऐसी चीजें मैं लाऊं। लेकिन मैं उन रील्स के चक्कर में नहीं पड़ता हूं। मैं यही सोच लेता हूं कि ये लोग पढ़े लिखे गंवार, मेरे 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 लैंग्वेज में एक ही शब्द यूज होता है इन लोगों के लिए, स्पेशल जो जेएनयू में ऐसी चीजें कर रहे हैं, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग से हो, चाहे वो जिस भी वर्ग से हो। इनको मैं बोलता हूं पढ़े लिखे गंवार। ये सिर्फ नाम बदनाम करने के लिए जाते हैं ऐसी यूनिवर्सिटी में। समझ रहे हो?
ऐसी यूनिवर्सिटियों में नाम बदनाम करने की, इससे अच्छी तो हमारी इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी है, जहां पे राजनीतिक दंगे होते हैं, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन वहां पे जाति विरोधी दंगे आपको जल्दी देखने को नहीं मिलते, ना धर्म के आधार पर दंगे आपको देखने को मिलते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर। आपको यहाँ पे मिलेगी चीजें कि राजनीतिक रूप में कुछ चीजें हुई, राजनीतिक चुनाव वगैरह के चक्कर में सारी चीजें होती हैं, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं है। वही बता रहा हूं ना कि वहां पे कुछ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग पहुंच गए और जिनके पास समझदारी नाम की चीज नहीं है। ऐसे ही लोग भगवान को नकारते हैं, भगवान को ही मानना छोड़ देते हैं। समझ रहे हो बात को? और मैंने, जब आप धर्म स्वतंत्रता आंदोलन आपने हमसे नहीं पढ़ा, मैं भी भगवान को एक तरह से देखा जाए तो नहीं मानता हूं, लेकिन मैं भगवान को नहीं मानता, ये चीज बहुत बड़ी शब्द हो जाती है। आप भगवान को नहीं मानते हो, भगवान क्या है आपको पता है? कुछ भी। भगवान को मानना आपके क्षमता की बात ही नहीं है, आप कैसे किसी को मान सकते हो? उनको प्रूफ की कोई जरूरत नहीं। आप जहां पे जीवित हो, जहां पे रह रहे हो, जहां पे चीजें कर रहे हो, जहां पे खा रहे हो, जहां पे पी रहे हो, जहां पे सो रहे हो, जहां पे देख रहे हो, सारी चीजें, क्या आपने कुछ भी एक चीज अपने से डिसाइड की है कभी? क्या आपने कभी डिसाइड की कुछ? क्या पता कल को आपकी आंख न रहे, क्या पता कल को आपके पैर न रहे, आप डिसाइड कर रहे हो क्या? जब आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता तो आप ये मत बोलो कि मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान को मानता हूं। आपके अंदर इतनी भी क्षमता नहीं कि आप भगवान को मान भी पाओ, ये भी चीज है। समझ रहे हो बात को? आप ये बोलो कि मैं भगवान हैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन भगवान के नाम पे जो कुरीतियां देश के अंदर फैली, रूढ़िवादितापन आया, इन चीज के खिलाफ हूं मैं। इन चीज को मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि भगवान कभी भी भेदभाव करना नहीं सिखाते। भगवान कभी ये नहीं कहते कि सिर्फ एक ही लोग पूजा करेंगे, सारे लोग पूजा नहीं करेंगे। मैं इन चीजों के खिलाफ हूं। और लोग बोलते मैं भगवान को नहीं मानता। मैं भगवान खूब मानता हूं भाई, मैं रूढ़िवादिता को नहीं मानता। वो चीजें जो आपके विकास पे बाधा बने, मैं उन चीज को नहीं मानता। समझ रहे हो बात को? आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। जितना हो सके उतना आप भगवान को मानो, मेरे हिसाब से तो। लेकिन भगवान मंदिर में जाके नहीं मानने वाले हैं, ये भी चीज है। लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि मैं मंदिर में ही रह करके अपने अंदर अच्छी चीजों को डेवलप कर सकता हूं, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है? लेकिन आप मंदिर में जाकर दो गोली चलाओ तो क्या सही है? नहीं सही ना। अगर आप मंदिर में जाने से आपको शांति मिलती है तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। आप मंदिर में पूजा भी करो, इस चीज के मैं साथ हूं, लेकिन उसका कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, ना कि निगेटिव चीजें हैं। ठीक है? ये चीजें हमेशा याद रखना, हमेशा दिमाग में याद रखना। कभी भी बुद्ध भी हुए, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। लोग उसको भी गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते। उन्होंने बोला ईश्वर को मैं मानता नहीं, ईश्वर को मैं जानता नहीं। उनका कहना सीधा सीधा ये था। समझ रहे हो बात को? उन्होंने कहा जिसको मैं जानता नहीं उसको मैं मान कैसे सकता हूं? जिस चीज को आप जानते नहीं उसको मान सकते हो क्या? क्षमता ही नहीं ना आपके अंदर। बुद्ध भी तो एक ईश्वर का अंश ही है, बुद्ध भी तो इसी पृथ्वी के अंदर आए, बुद्ध भी तो रहे। बुद्ध के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब इतिहास पढ़ाऊंगा तो कुछ लोग, विशेष लोग से, जो ये एक प्रोपोगंडा होता है, आप लोग समझना, मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, किसी को वहां पे नहीं हूं, मैं एक टीचर के हैसियत से आपको सिर्फ चीजें क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं। समझ रहे हो ना बात को? यहाँ पे कुछ लोगों को क्या लगता है ना कि भाई वो चीजें जो चलती हैं, जैसे कि बुद्ध बुद्ध स्पेशल रूप से शूद्रों को क्या दिए? अधिकार दिए। बहुत अच्छी बात है। उस टाइम पे धर्म सुधार आंदोलन हुआ, जब छठी शताब्दी में, आपको पता होगा। और बुद्ध ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बोला कि हमारे यहाँ धर्म में सबको अधिकार है, चाहे वो शूद्र हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, सब एक समान होंगे, अगर जो भी हमको क्या करता है, अपनाता है। वो चीजें, ऐसी बातें उन्होंने क्या किया? ऐसी बातें उन्होंने बोल दी। लेकिन आगे जब आप एक चीज नोटिस करोगे तो आपको एक चीज पता नहीं चलेगी, एक चीज पता चलेगी कि बुद्ध ने कभी भी एक किसी विशेष शूद्र सभा का भी आयोजन नहीं किया, जहां पे बुद्ध क्या करते हो, किसी एक विशेष, जैसे ये सभा हो और स्पेशल किसी शूद्र व्यक्ति के द्वारा बुलाई गई हो और उस सभा को कौन रिप्रेजेंट कर रहा हो? बुद्ध। ऐसा कभी उन्होंने नहीं किया। ये सामाजिक ताना बाना जो चलता है ना, ये बहुत गंभीरता से ली जाने वाली बातें हैं, आपको इसको समझना पड़ेगा। ये अलग बात है। अभी आप समझो बात को, अभी आपको पता चलेगा। आप बोलोगे मनुस्मृति गलत है, बोलोगे ना मनुस्मृति सही है गलत है कि गलत की नहीं है? गलत है ना? सारे लोग बोलते हैं मनुस्मृति गलत है, मैं भी एक्सेप्ट करता हूं मनुस्मृति गलत है। ठीक है, बताऊंगा, सुनो, गलत है। ठीक है, अब आप एक चीज ये बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा? यहां पे कोई चीजें समझाने वाली नहीं चल रही, क्लासरूम की बातें नहीं चल रही हैं,
क्लासरूम की बातें समझाने वाली आएगी तो आप समझिएगा। मैं जो कहना चाह रहा हूं जिसके समझ में आ जाए अच्छी बात है, नहीं समझ में आ पा रही है तो मैं यहाँ पे बैठ के कुछ चीज एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ये मेरे खुद के विचार हैं और विचार सबको समझ में आए ये जरूरी नहीं होता। मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं। जब मैं स्वदेशी आंदोलन पढ़ाऊं आपको समझ में ना आए तब आप बताइए सर आपने क्या पढ़ा है, मुझे समझ में नहीं आएगा। समझ रहे ना बात को? अभी मैं क्या रख रहा हूं, अपने विचार। एक टीचर के हैसियत से मेरी ये फर्ज, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इन चीज को आपसे बताऊं। क्यों बताऊं? क्योंकि मैं आपका अध्यापक हूं और अध्यापक, टीचर का मतलब होता है टीच करना, आपको सिखाना, है ना? तो मेरा फर्ज है कि अगर जो बाहर गलत चीजें अगर हैं तो उनके बारे में कम से कम 10-15 मिनट तो आपको बताऊं ही। समझ रहे हो? ये चीजें मैं कहां पे था, किसकी बात कर रहा? हाँ, मनुस्मृति। मनुस्मृति एक ग्रंथ है जहां पे कुछ बात विशेष बातें बोली गई, जहां पे धर्म से लेकर के जाति व्यवस्था पे बहुत ज्यादा कठोर बातें रखी गई थी। वहां पे महिलाओं को, शूद्रों को बहुत ही तुच्छ समझा गया, ऐसी मनुस्मृति थी। समझ रहे हो? वहां पे अब आपको एक चीज पता चलेगी। अब आप बताओ मनुस्मृति के रचनाकार कौन है? किसने मनुस्मृति लिखी? किसने मनुस्मृति लिखी? जो मनु ही है जिन्होंने मनुस्मृति लिखी। लेकिन मनु किस जात से आते थे? यही चीज पता नहीं होती लोगों को और लोग क्या करते हैं फालतू को। मनुस्मृति में मनु कभी भी ब्राह्मण वर्ग से नहीं आते थे। मनुस्मृति ब्राह्मणों के द्वारा नहीं लिखी गई, पता है आपको? जब आप एंशिएंट में थोड़ा डीप में पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। आपको सिर्फ बता के निकल जाता है, चीजें सिर्फ निकल दी जाती है और यहां से फिर आदमी अंदर की बातें जान नहीं रहा होता चीजें। मनुस्मृति खुद एक नीची जात के जो लोग थे, कास्ट थे, नहीं जरूर नहीं कि वही, उसमें बहुत से लोग शामिल होते हैं। कोई एक व्यक्ति का, किसी एक जात का नाम लेना, किसी एक, तुम जिसकी बात कर रहे हो वर्ण में आता है वो, किसी एक का नाम नहीं लिया जाता, ठीक है? उनमें से कोई क्लियर नहीं होता वो चीज, लेकिन ये क्लियर वो ब्राह्मण नहीं थे जिन्होंने उसकी रचना की। अब आप उसको आधार बनाते हो, इसके विरोध पे क्या करते हो, चीजों को विरोधाभास मिलाते हो। ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी आपको, हर हाल में एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यही नहीं, विश्व में हर एक सभ्यताओं में कुछ ऐसे काल पीरियड आए जहां पे हर एक वर्ग का शोषण हुआ। चाहे आप यूरोप पश्चिमी सभ्यता में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, ठीक है ना, चाहे आप जहां चले जाओ, कुछ ऐसे टाइम पीरियड आए जहां पे सबका शोषण हुआ। उसको हम बोलते हैं अंधकार काल। क्या बोलते हैं? अंधकार काल, अंधकार युग बोलते हैं, जहां पे लोगों के साथ भयंकर शोषण हुआ। और शोषण कुछ ऐसे लोगों ने किया जिनके पास क्या था, जिनके पास संपत्ति के संसाधनों का अधिकार हो गया था। उन्होंने क्या किया? शोषण किया लोगों का। कुछ लोग बोलते हैं कि कभी भी शूद्रों को अधिकार नहीं मिला इतिहास में। मैं पूरा इतिहास नहीं पढ़ा सकता हूं यार, लेकिन आप समझो। आपको क्या नंदवंश पता है? किसी को, किसको किसको नंदवंश के बारे में पता है? घनानंद नाम सुने हो ना? नंदवंश किस किस वर्ण से संबंधित वंश था, किस जात से संबंधित वंश था, बताओ? नंदवंश के जो शासक थे वो एक शूद्र थे और उन्होंने पूरे मगध पे क्या किया था? शासन किया। पता है ना ये चीज? पूरे मगध पे। और जब कोई राजा बनता है तो उनके नीचे सारे लोग आ जाते हैं, चाहे ब्राह्मण हो चाहे जो हो, सब लोग आ जाते हैं ना नीचे। सब ने उनकी सत्ता को एक्सेप्ट किया था। जब अत्याचार बढ़ा, चीजें होने लगी, तब कौटिल्य ने क्या किया? एक नए वंश की स्थापना के लिए बातें सोची। कौटिल्य जात से क्या था? ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मण होते हुए भी उस व्यक्ति ने कभी सत्ता के लिए अपना दावा नहीं प्रस्तुत किया, बल्कि किसको सत्ता पे बैठाया? चंद्रगुप्त मौर्य। अब आप ये बताओ चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ण से आता था? बहुत मारेंगे, बिना जाने कुछ मत बोलना। उनका क्लियर नहीं है, वो वैश्य थे, शूद्र थे, ये चीज क्लियर नहीं। लेकिन वो ब्राह्मण और क्षत्रिय तो बिल्कुल नहीं थे। कुछ लोग मौर्य क्षत्रिय भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन वो थे नीची कुल के। अब आप ये बताओ, अब आप समझो, ये चीजें आपको कभी नहीं बताई जाएंगी क्लासरूम में। विशेष रूप से उनको जिनको बरगलाना होता है, जिनको समाज के अंदर अशांति फैलानी होती है, वो इन चीजों को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते, चीजों को कभी भी उस चीज को नहीं बताएंगे। समझ रहे हो? असमानता कभी भी एक समाज में समानता नहीं हो सकती। और मैं कहता हूं कि जिस भी देश का आप नाम ले लो, आप बोल दो कि यहां पे पूर्ण समानता है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि यहां ऐसी चीजें हो सकती हैं और भारत में भी होनी चाहिए। आप एक्सेप्ट कर लो। आप
एग्जाम्पल वो कर लो, फिर आप मुझसे बताओ कि ऐसा हो सकता है। अगर हो जाए तो बताना। तो मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को या जो मुझे सुनेंगे, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अपने विचार स्वतः बनाएं, खुद के सोचने की शक्ति को विकसित करें, रील्स के पीछे मत भागें, तो बहुत बेहतर होगा। समझ रहे हैं? चीजों को पढ़ें, चीजों को समझें, उसके बाद अपने विचार बनाएं, तब आप बेहतर एक इंसान बनेंगे और बेहतर देश चल भी पाएगा। ठीक है? ऐसी बातें आप अपने दिमाग में डाल लो। एक टीचर होने के नाते मेरा फर्ज था मैं चीजों को यहाँ पे रखूं, चीजों को यहाँ पे बताऊं, और इतने कम टाइम पे मैं सारी बातें आपको नहीं बता सकता। तो जितना भी है, जहां तक भी है, मैंने जो बताया आप उसको समझ के चलिएगा। मेरा यहाँ पे किसी भी तरह का कोई प्रोपेगेंडा खड़ा करना कोई उद्देश्य नहीं था, किसी भी तरह का कोई भी किसी को दिल से हानि पहुंचाना काम नहीं था। सिर्फ लोगों के लिए ये जागरूक करना है कि अगर आप लोग पढ़े लिखे लोग हो तो आपका फर्ज बनता है कि आप लोगों को जागरूक करो। आपका फर्ज ये नहीं बनता कि आप देश के अंदर अशांति को फैलाओ। अब चलते हैं हम लोग कहां पे, बस अब हम लोग कहां चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं, हाँ, बंगाल को भी जानना। आपको पता होगा ये है बंगाल, क्या है, कल पेपर कल साल वो, ये है कि आपका बंगाल। और आपको पता है 1905 की घटना है, 19 जुलाई को करजन ने एक प्रस्ताव पारित किया, कहीं कहीं क्या मिलता है 20 जुलाई, तो 19 जुलाई याद रखना। अभी फैक्ट पे अगर होगा तो बताऊंगा, नहीं होगा तो मैं लिख दूंगा। ठीक है, बात क्या, 19 जुलाई को एक प्रस्ताव आता है कि एक काम किया जाए, बंगाल का कर दिया जाए विभाजन। और बंगाल का विभाजन ऐसा होगा कि बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है उस टाइम के, बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा का पहाड़ी क्षेत्र, जो पश्चिमी त्रिपुरा है उसका पहाड़ी क्षेत्र, असम, ठीक है ना, ये सारे क्षेत्र क्या थे, बंगाल में शामिल थे। और इतना बड़ा बंगाल था उस टाइम का, बिहार भी किसमें शामिल था, बंगाल। उस टाइम का उड़ीसा कहां शामिल था, उस टाइम का असम कहां शामिल था, समझ रहे हो, और कुछ क्षेत्र त्रिपुरा का भी बंगाल में शामिल था। अब जब ऐसी चीजें थी तो बोला गया कि यार इतना बड़ा क्षेत्र है और इतने बड़े क्षेत्र का प्रशासन संभालने में क्या है, बड़ी समस्या आएगी। और इतने बड़े क्षेत्र का प्रशासन संभालने में क्या आ रही है, समस्या। तो एक काम करते हैं, बंगाल का कर देते हैं विभाजन, बंगाल को छोटे छोटे क्षेत्रों में, 2 क्षेत्रों में बांट देते हैं, और इससे क्या होगा कि अलग अलग क्षेत्रों का प्रशासन करने में समस्या नहीं आएगी। और यही मंशा लेकर के वो क्या, लॉर्ड कर्जन, वो बंगाल को 2 भागों में बांट देता है। एक भाग को बोला जाता है क्या, पूर्वी बंगाल, एक को बोला जाता है, इसको बोला गया पूर्वी बंगाल, और इसको बोला गया पश्चिमी बंगाल। क्या बोला गया, पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, चलो ये योजना बहुत अच्छी है, क्योंकि आप आज अभी आप देखते हो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा था, बाद में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कटा, इलाहाबाद जिला इतना बड़ा था, कौशाम्बी जिला उससे कटा। ऐसे ही कर करके क्या होता है, आप प्रशासन संभालने के लिए छोटे छोटे क्षेत्रों में लोगों को क्षेत्र को बांट देते हैं ताकि प्रशासन अच्छे से चल सके। ऐसे ही जब बिहार से वो झारखंड वगैरह अलग होता है ना, ये भी चीजें हुई। चलो ये चीज हमने मान लिया कि ऐसी चीजें करनी चाहिए, अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर अभी बताने जा रहे हैं ना, अभी इसका उद्देश्य ये, ब्रिटिशों का मानना ये था कि बंगाल में प्रशासन करने में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो ऐसा ना हो कि प्रशासन को अच्छा बनाने के लिए अच्छी सुविधाएं मिल सके, अच्छा प्रशासन हो सके बंगाल में, इसके लिए बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाए, ताकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रशासन व्यवस्था सही से चल सके। ये मेन उद्देश्य था ब्रिटिशों का ये मानना था। ठीक है ना, वही तो बात करने जा रहे हैं, सुनो तो भाइयों और बहनों, आपसे विनती है कि क्लास को आगे बढ़ने दीजिए। जब मेरे बोलने के बाद चीजें आपकी क्लियर ना हो तब आप उस बात को यहाँ पे रखिएगा। ठीक है, अब देखो, तो ब्रिटिशों का मानना क्या था कि भाई बंगाल को 2 भागों में बांट देंगे तो इससे क्या होगा, शासन व्यवस्था अच्छे से चलेगी। चलो ये चीज तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, बात भी सही है। आप भी आज वर्तमान में क्या करते हो, छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटते हो ताकि प्रशासन व्यवस्था अच्छे से चल सके। लेकिन ब्रिटिश का उद्देश्य यह था, ये हम कैसे मान ले, क्यों, क्योंकि जब इन्होंने बंगाल का विभाजन किया तो बंगाल का विभाजन करते वक्त इन्होंने एक साजिश अपने दिमाग में पहले ही सोच रखी थी। उस साजिश का मतलब था, क्योंकि बंगाल आपको पता है, बंगाल शुरू से ही राष्ट्रवादियों का क्या था, गढ़ था। वहां पे राष्ट्रवादी लोग क्या हो रहे थे, उभरते थे। वहां नए नए आंदोलन हमेशा शुरू होते थे, नए नए राष्ट्रवादी उभर के सामने आते थे, जो हमेशा ब्रिटिश साम्राज्य को क्या करते थे,
हमेशा ब्रिटिश साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य को हमेशा गंभीर रूप से क्या चोट पहुंचाते रहते थे, ठीक है ना। तो इससे ब्रिटिश साम्राज्य बहुत क्या था, या ब्रिटिश क्या था, ब्रिटिश प्रताड़ित नहीं होगा भाई, इसलिए मैंने प्रताड़ित शब्द को हटा दिया, तुम वही चीज बोलना चाह रहे हो, ठीक है ना। ब्रिटिश इससे क्या थे, बहुत परेशान थे। इस परेशानी से को हल करने के लिए उन्होंने सोचा कि अगर बंगाल का हम विभाजन करें, ये दूसरी मंशा उनकी, जो अंदर से बाहर का दिखाना का चरित्र दूसरा, अंदर से क्या सोच रहे थे ये अब मैं बता रहा हूं। उन्होंने सोचा कि इस परेशानी को दूर करने के लिए एक काम किया जाए। बंगाल में इतने लोग हैं, बंगाल में उस टाइम पे जनसंख्या थी लगभग 7,86,00,000, मतलब अगर देखा जाए तो 8 करोड़ के लगभग। आप समझ सकते हो बंगाल कितना बड़ा था। 8 करोड़ के लगभग बंगाल में उस टाइम पे जनसंख्या थी, जो कि पूरे भारत का लगभग, कितनी बात नहीं, पूरे भारत का कितनी थी, लगभग पूरे भारत का लगभग 1/4, कितना, पूरे भारत का लगभग 1/4 जनसंख्या कहां थी, बंगाल में थी। और यहां से हमेशा आंदोलन वाली बू आती थी, हमेशा, कहीं ऐसा ना हो कि यहां से आंदोलन शुरू हो जाए। ब्रिटिश हमेशा डरते रहते थे, क्योंकि बंगाल उनका मेन संसाधन का केंद्र था, बंगाल को वो नहीं खोना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक प्लान बनाया बंगाल का विभाजन, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो है, ये पूर्वी बंगाल जो था, यहां पे मुस्लिम बहुल जनसंख्या थी। क्या थी, मुस्लिम बहुल जनसंख्या। मैं बता रहा हूं, अभी चलने दो फिर बताता हूं, ठीक है। मुस्लिम बाहुल, अच्छी बात है, पढ़ के आई हूं। मुस्लिम बाहुल जनसंख्या थी। क्या थी, मुस्लिम बाहुल जनसंख्या। और जो पश्चिमी बंगाल था, यहां पे हिंदू बाहुल जनसंख्या थी। क्या थी, हिंदू बाहुल जनसंख्या। अब आप यहां पे एक चीज समझो, ये विभाजन जो हुआ, ये प्रशासन को ध्यान में रख करके नहीं, ये दो धर्मों को आपस में बांटने का ध्यान में रख करके प्रशासन किया, वो बंगाल विभाजन किया गया। क्यों, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता उस समय क्या चल रही थी, थोड़ा सा अपने चरम पे आ रही थी, और उनको यह लगा कि ऐसा ना हो कि हिंदू मुस्लिम आपस में एक हो जाएं और ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह की भावना को उत्पन्न कर दे। इससे पहले कि हिंदू मुस्लिम एक हो, ऐसा काम किया जाए कि हिंदू मुस्लिम को अलग ही क्षेत्र में बांट दिया जाए और इनका अलग अलग प्रशासन किया जाए। ऐसा नहीं कि इस क्षेत्र में मुस्लिम नहीं रहे होंगे, या ऐसा नहीं कि इस क्षेत्र में हिंदू नहीं रहे होंगे। समझ रहे हो, बाहुल का मतलब होता है कि ज्यादा जनसंख्या किसकी है, किसी एक विशेष की है, मेजॉरिटी। यहां पे मेजॉरिटी हिंदुओं की रहेगी, यहां पे मेजॉरिटी मुस्लिमों की रहेगी। अभी आपको बताऊंगा, अभी चलने दो फिर बताता हूं, ठीक है, कहां पे उसके बाद देखो, ये चीज सोच करके वहां पे बंगाल को विभाजन किया गया। क्या सोच करके, हिंदू मुस्लिम को अलग करने के लिए, ताकि राष्ट्रवादी भावना जो है वो क्या हो जाए, टूट जाए, वो पनपने ना पाए। और जब ये चीज 19 जुलाई को, कब, 19 जुलाई को, 19 जुलाई की ये चीज डिसाइड किया गया। और बात कब है, 1905 की। जब ये घटना आई तो ये सुनते ही लोगों के मन में एक क्या हो गया, एक भर गया अंदर से कि यार मतलब हद हो गई किसी चीज की, कम से कम साथ तो रहने दो, हम साथ रह रहे हैं तो हमको साथ में रहने दो। और जब ये डिसीजन आया तो 7 अगस्त को 1905, 7 अगस्त की डेट है, और इस डेट को एक टाउन हॉल नामक स्थान है वहीं पे कलकत्ता के पास, वहां पे लोग इकट्ठा हुए और लोगों ने एक प्रण लिया कि भाई एक प्लान बनाते हैं कि किसी आंदोलन को क्या करना है, चालू करना है। बिना आंदोलन किए लोग नहीं मानेंगे, ये विभाजन को हमको क्या करना है, रोकना है। क्योंकि यहाँ पे जो विभाजन है ये फूट डालो और राज करो की नीति वाला उद्देश्य से लाया गया है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को अलग करने के उद्देश्य से लाया गया है। इसका कार्य बिल्कुल भी ये नहीं कि प्रशासन व्यवस्था को अच्छे से संभाल के रखा जाए। तो 7 अगस्त को टाउन हॉल पे मिलते हैं लोग और वहां पे डिसाइड करते हैं कि स्वदेशी आंदोलन की क्या हो, शुरुआत हो, ठीक है ना। इन चीजों की शुरुआत करने के प्रयास किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहला प्रयास था। और यहां पे स्वदेशी आंदोलन जब आता है तो असहयोग, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर देना, ठीक है ना, इन सारी चीजों का प्रण लिया जाता है कि अब ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। डेट आती है कब की, 16 अक्टूबर। 7 अगस्त के बाद डेट आएगी क्या, 16 अक्टूबर। और 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन जो था वो क्या होता है, लागू हो जाता है। बंगाल को विभाजित कर दिया जाता है। पहले तो डिसाइड करेगा आदमी, बोलेगा, ठीक है, फिर आप उसके विरोध में जाओगे, फिर 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन लागू कर दिया जाता है। जब बंगाल विभाजन लागू कर दिया जाता है तो उस दिन के डेट को लोग एक शोक दिवस के रूप में मनाना शुरू करते हैं कि
कि ये शोक है किसके लिए, भारतीयों के लिए, कि पहली बार या पुनः क्या हुआ, भारत में विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो गई, हिंदू मुस्लिम को विभाजित कर दिया गया। यही तो आगे एक चरित्र बनेगा किस चीज का, हिंदू मुस्लिम वो भारत पाकिस्तान विभाजन का। यही तो मन में भर जाएगा ना मुस्लिमों को कि हम हिंदुओं से क्या हैं, अलग हैं। यही चीज जो भारतीय राष्ट्रवादी थे वो नहीं चाहते थे कि ऐसा ना हो कि हिंदू मुस्लिम कहीं क्या हो जाए, अलग हो जाए, और ऐसा बाद में आपको देखने को फूट तो डाल ही दी गई। ठीक है, और यही नहीं, घटना है दिसंबर 1906 की, दिसंबर 1906 की घटना है, और वहां पे शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाता है। शिमला में कुछ पूर्वी बंगाल के जो लोग थे, मुस्लिम बाहुल जो लोग थे, पूर्वी बंगाल में जो मुस्लिम लोग थे और जिनका वर्चस्व ज्यादा था, ठीक है ना, जैसे आगा खां वगैरह, इनको क्या किया जाता है, इनको बुलाया जाता है शिमला में। शिमला में लॉर्ड मिंटो जो रहता है वायसराय, वो बुलाता है और बोलता है कि देखो तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोगों ने कांग्रेस स्थापित कर ली है और हिंदुओं का क्या देख रहे हैं, हिंदुओं के विशेष रूप से तहरीर दी जा रही है, हिंदुओं के बारे में ही सोचा जा रहा है। कहां पे? कांग्रेस में। तो एक काम करो, तुम ऐसी लीग की स्थापना करो जो क्या करे, स्पेशल मुस्लिमों के लिए कार्य करे। और एक 1906 में 30 दिसंबर 1906 में एक लीग बनती है बंगाल में, ढाका में। उस लीग का नाम था मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना करते हैं समीमुल्लाह, ठीक है ना, सलीमुल्लाह करते हैं स्थापना। और उसके पहले जो अध्यक्ष बनाए गए उनका नाम था सर आगा खां, ठीक है ना, आगा खां को उनके अध्यक्ष बनाया जाता है। तो इस तरह 1906 में एक मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो जाती है। और मुस्लिम लीग का कार्य क्या था? मुस्लिम लीग का कार्य था मुस्लिमों के लिए विशेष रूप से कार्य करना, सिर्फ नाम मात्र की थी। मुस्लिम लीग से ज्यादा लोग मुस्लिम लीग से ज्यादा मुस्लिम लोग कांग्रेस में थे। पता है आपको, मुस्लिम लीग में जितने लोग नहीं थे मुस्लिम, उससे ज्यादा तो किसमें शामिल थे? कांग्रेस में शामिल थे। तो ये सिर्फ उनके लिए थे जो भारत को एक इकट्ठे एकता के रूप में नहीं देख रहे थे। मुस्लिम, ऐसे मुस्लिम, आज भी ऐसे मुस्लिम आपको देखने को मिल जाएंगे। समझ रहे बात को? ऐसे लोग थे जो उस टाइम पे भारत को क्या चाहते, नहीं भारत क्या रहे, हिंदू क्या रहे, हमसे अलग रहे। ये चीज सोच करके मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इसीलिए आप देखोगे मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना, हेलो, क्लास में बात नहीं किया जाता, ठीक है? टीचर पढ़ा रहा होता है, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और यहां पे कोई कथा नहीं चल रही कि कुछ भी पढ़ा के कुछ भी निकल जाएंगे। एक डाटा गलत हुआ तो आप लोग बोलोगे सर गलत पढ़ाए हैं। समझ रहे ना बात को? आप ही लोग बोलना शुरू कर दोगे कि सर बहुत गलत पढ़ाए हैं, पता नहीं क्या, ये तो ये घटना नहीं थी। इस चीज को दिमाग में रखा करो थोड़ा सा, यहां पे कोई किताब खोल के तो पढ़ा नहीं होता है। चलो, फिर क्या होगा? मुस्लिम लीग की स्थापना इसीलिए की गई कि भाई मुस्लिम को विशेष रूप से अधिकार जो उसको देखा जाए। और 1906 में स्थापना होती है, सलीमुल्लाह द्वारा की जाती है, और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं सर आगा खां। ठीक है, ऐसी घटना हुई। लेकिन आप, मैंने बताया कि मुस्लिम लीग की भले विशेष थी, लेकिन इसमें मुस्लिम उतने शामिल नहीं थे जितने की कांग्रेस में ऑलरेडी पहले शामिल थे। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना का आप नाम सुनते हो, शुरू में इन्होंने मुस्लिम लीग का क्या किया था? विरोध किया था। इन्होंने बोला नहीं, मुस्लिम लीग जैसी संस्था कुछ भी नहीं। वो कांग्रेस के साथ खुद ही थे, मोहम्मद अली जिन्ना, जो बाद में आप देखोगे पाकिस्तान के विभाजन की मांग वही सबसे ज्यादा जोर शोर से रखेंगे। उसके पीछे का रीजन क्या था? उसके पीछे का रीजन था यही ब्रिटिश फूट डालो और नीत करो की नीतियां जो थी वो कैसे प्रभावी हो गई भारत के अंदर। तो एक तरह से बंगाल में क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा 1905 में, बंगाल का विभाजन। और फिर 1906 में, जब 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन होगा, दादा भाई नौरोजी जिसकी अध्यक्षता करेंगे, वहां पे डिसाइड किया जाएगा कि अब इस विभाजन के लिए कुछ विरोध किया जाए। और वहां से शुरू होगा क्या? स्वदेशी आंदोलन, और जो 1908 तक चलेगा। कहां तक चलेगा? 1908 तक चलेगा स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन के अंदर यही असहयोग की, यूरोपीय वस्तुओं के बहिष्कार की, ठीक है ना, और साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा की, इन सब चीजों के लिए क्या किया जाएगा? बात की जाएगी। और एक बात और कि जिस दिन 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन लागू होता है, उसी टाइम पे क्या करते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते हैं कि एक रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया जाए। ये चीज रविन्द्रनाथ टैगोर का सुझाव था कि क्या मनाया जाए? रक्षाबंधन मनाया जाए। क्यों? ताकि हर एक हिंदू मुस्लिमों को कलाई में, और इसी तरह मुस्लिम हिंदू आपस में सारे लोग क्या हो जाएं? मिल, क्योंकि रक्षाबंधन तो बांधने का त्योहार है ना, आपस में प्यार दिखाने का त्योहार है। तो सारे लोग एक दूसरे के कलाई में क्या बांधे? एक रक्षा बांधे। रक्षा जरूरी नहीं होता कि सिर्फ रक्षाबंधन चलता है, सिर्फ भाई बहन ही बांधते हैं रक्षा। आप अपने मित्र को भी फ्रेंडशिप बैंड देते हो,
वो भी एक तरह से आप रक्षा भी बांध सकते हो उसको, समझ रहे हो ना। रक्षा किसी की भी की जा सकती, किसी से भी। तो रक्षा बंधन का मतलब यह है कि ब्रिटिशों से रक्षा करना किसकी, हिंदुओं की और मुस्लिमों की, समझ रहे हो ना। ऐसी बातें यहाँ पे सामने उठ के आई, तो रक्षाबंधन का सुझाव होता है और रक्षाबंधन वगैरह मनाना शुरू होता है। नहीं ऐसा नहीं, रक्षाबंधन तो वो तो पौराणिक कथा है, ठीक है ना। और इसके लिए पृथ्वीराज चौहान के पीछे भी कुछ कहानी जुटी हुई है, वो अलग अलग घटनाएं होती, कुछ तो कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई है, कुछ और भी जुड़ी हुई है। तो रक्षाबंधन पौराणिक कथा से जुड़ी हुई बातें हैं, वहां भी हम लोग नहीं जा रहे हैं। मतलब रक्षाबंधन एक रूप में मनाया गया कि भाई आपस में एक दूसरे की रक्षा के लिए प्रण लिया जाए, समझ रहे हो। ऐसी बात रविन्द्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं। ये घटना थी आपके आंदोलन की मेन, क्यों हुआ आपका बंगाल विभाजन, इतना इनको जानना, ज्यादा डीप में हमको नहीं जाना है, समझ रहे हो ना, क्योंकि हमको टॉपिक खत्म करने होते हैं। अब हम फैक्चुअल डिटेल पे आते हैं, फैक्ट में क्या घटना घटी, क्या नहीं घटना घटी, इन सारी चीजों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं, जो हमारा पीपीटी बोलेगा। सबसे पहले 1905 की घटना है। 1905 में आपको कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं जो घटित हुई, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई, और स्थापना करने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले। ये प्रश्न रिपीटेड है कम से कम 10 बार। आपसे पूछता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो आप बताओगे गोपाल कृष्ण गोखले ने की। अब आपसे पूछेगा कब की गई, तो आप बताओगे 1905 में की गई, आप ये घटना बताओगे। फिर आगे 19 जुलाई 1905 को क्या होता है, बंगाल विभाजन का निर्णय लिया जाता है। 7 अगस्त को क्या क्या होता है, 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है। आगे आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या होता है, 21वां अधिवेशन, जो कहां पे होता है, बनारस में होता है। अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 की बात है, गोपाल कृष्ण गोखले को बनारस अधिवेशन का क्या किया जाता है, अध्यक्षता की जाती है, बनाया जाता है, उनको अध्यक्ष बनाया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि जब बंगाल विभाजन लागू हुआ तो उस टाइम कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अब देखो यहां पे एक विवाद और आता है, यहां पे कांग्रेस के उग्रवादी और जो नरम दल वाले हैं उदारवादी, इनके बीच भी धीरे धीरे विवाद शुरू हो जाएगा। इसी पे क्या बोला जाएगा कि अब जो अध्यक्षता हो वो उदारवादी नेता नहीं करेंगे, किसी उग्रवादी नेता को कांग्रेस की अध्यक्षता करवाई जाए, ताकि जो आंदोलन है आंदोलन को विस्तृत रूप में फैलाया जाए। ऐसी बात बोली जाएगी उग्रवादियों के द्वारा। उदारवादी बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये घटना कहां की है, बंगाल की है। विभाजन किसका हुआ है, बंगाल का हुआ है। तो ये बात कहां तक रहे, सिर्फ बंगाल तक। आंदोलन चले भी तो कहां तक चले, सिर्फ बंगाल तक। क्या ये सही था, कैसे आप कैसे भारत को एक कर पाओगे। फिर उग्रवादी इसके खिलाफ, तो बोले आंदोलन पूरे भारत में चलेगा तभी ब्रिटिश मानेंगे। आज बंगाल को विभाजन कर रहे हैं, कल को मुंबई का कर देंगे, परसों मद्रास का कर देंगे, समझ रहे हो। ऐसी बात उनके दिमाग में है, इसी में आपस में विरोध होगा। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति थे, और क्या थे भैया, इनका एक अपना वर्चस्व था, इसलिए इनका किसी ने विरोध नहीं किया, और इनको एक उदारवादी दल के रूप में क्या किया गया, इनको नेता चुन लिया गया, ठीक है ना। तो इसीलिए बनारस का जो अधिवेशन हुआ यहाँ पे, तो अब देखो, लेकिन औपचारिक रूप से आईएनसी ने स्वदेशी आंदोलन की घोषणा नहीं की। देखो ये घटना पता है ना, बनारस अधिवेशन भले हुआ लेकिन यहां पे स्वदेशी आंदोलन की घोषणा नहीं की गई। क्यों नहीं की गई, क्योंकि उदारवादी उग्रवादी आपस में क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। उदारवादी क्या कर रहे थे, मना कर रहे थे ना कि ऐसा आंदोलन नहीं चलना चाहिए, उग्रवादी बोल रहे थे ऐसा आंदोलन चलना चाहिए। और अध्यक्षता कौन लोग कर रहे हैं, उदारवादी। कांग्रेस में वर्चस्व अभी किसका है, उदारवादियों का। इसीलिए ये आंदोलन में क्या होता है, पारित नहीं हो पाता स्वदेशी आंदोलन। ये पारित होगा 1906 में, ठीक है ना। अब आगे आते ये देखो, बल्कि ये कब होता है, 1906 में होता है। अब अगली घटना देखते हैं, 1906 की घटना। यहाँ पे आपके बारे में कुछ है कि 1905 से लेकर 1910 तक जो लॉर्ड मिंटो द्वितीय था, ये क्या होता है, वायसराय बन के आता है, वो वायसराय वाली घटना है। लेकिन 1906 की बात देखो, 1906 में मुस्लिम लीग की क्या होती है, स्थापना होती है। स्थापना कहाँ होती है, ढाका में होती है। स्थापना के ये कौन बनाए गए थे, पहले अध्यक्ष बनाए गए, मुस्लिम लीग के क्या बनाए गए, अध्यक्ष बनाए गए। और इनको स्थापना करता, स्थापित करता बोला जाता है। क्या बोला करता है, स्थापना करने वाले, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इनको नहीं बोला जाता, लेकिन अगर कभी स्पेशल प्रश्न आए और स्पेशल प्रश्न में इन दोनों व्यक्तियों का नाम हो और प्रश्न ऐसा पूछे कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, तो आप किसको टिक मारोगे, सलीमुल्लाह को मारोगे टिक, ठीक है ना।
सलीम उल्लाह को आप टिक मारोगे अगर स्थापना पूछता है तब। अगर ये पूछे कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष किसको बनाया गया पहली बार, तो आप किसको टिक मारोगे? अब ये मैं प्रश्न देता हूं, मान लो अगर प्रश्न ये आ गया कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की और उसमें सलीम उल्लाह ऑप्शन में नहीं है और आगा खां लिखा हुआ, तो आप किसको टिक मारोगे? आगा खां को टिक मार लोगे। समझ रहे हो ना बात को? इन दोनों का अपना एक विशेष वर्चस्व था किसमें? मुस्लिम लीग में। आगे देखो, आईएनसी का कलकत्ता अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी। और पहली बार आईएनसी के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसको नोट कर लो, ये इतना इंपॉर्टेंट, ये 1906 की घटना, जितनी भी घटना है सारी घटना इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप जान नहीं सकते हो। कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस अधिवेशन में किया गया? कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया? आप ये बताओ। कब? कलकत्ता अधिवेशन, और 1906 का था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है ना? किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। याद रखना, भूलना बिल्कुल भी नहीं। आगे, ब्रिटिश भारत में आधिकारिक तौर पर भारतीय मानक समय को अपनाया गया था। अगर आप स्टैंडर्ड टाइम आज जानते हो, आपका मानक समय है 82.5 अंश, जो आपके मिर्जापुर लगभग नैनी वाला जो क्षेत्र है इलाहाबाद से, और मिर्जापुर में भी जुड़ता है थोड़ा बहुत, वहां से होके गुजरती है। आपको ये चीज पता है, मानक समय आप उसी को बोलते हो ना, 82.5 डिग्री जो है इलाहाबाद के समीप जो है। तो वो कब अपनाया गया? वो अपनाया गया 1906 में ही अपनाया गया। कब अपनाया गया? ब्रिटिश भारत में आधिकारिक तौर पर भारतीय मानक समय को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 1906 में अपनाया गया। दक्षिण भारत में अहिंसा आंदोलन को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी ने शब्द सत्याग्रह का क्या किया? प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया था। आपको एक चीज पता हो, गांधी जी सर्वप्रथम सत्याग्रह अपने यहां नहीं लागू करते, पहले कहां चलाते हैं? अफ्रीका में। अफ्रीका में अगर एक मूवी आई हुई है इनके ऊपर बनाई हुई, हॉलीवुड वालों ने बनाई है, भारतीयों ने नहीं बनाई, भारतीयों वालों की नहीं, 3 घंटा समथिंग मिनट की मूवी है, और उस मूवी के नाम है महात्मा गांधी। गांधी करके उस मूवी के नाम है। उस मूवी को आप लोग देखना, तो गांधी के बारे में आपको 3 घंटे में स्पेशल बहुत अच्छी चीजें वहां पे दिखाई गई हैं। वो हॉलीवुड द्वारा बनाई गई है। ठीक है, उसको एक बार देखने का क्या करना, आप लोग प्रयास करना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है मैं यहाँ पे बताता चलूंगा। ठीक है, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में उग्रवादियों ने स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव को क्या किया था? पारित करवाया था। कितने प्रस्ताव? 4 प्रस्ताव पारित हुए थे। ये भी अगर बहुत ज्यादा डीप में प्रश्न जाएगा तब पूछेगा, और डीप में नहीं जाएगा तो नहीं पूछेगा, लेकिन याद कर लो, आज से पूछ सकता है ये कि जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ 1906 का, वहां पे स्वदेशी आंदोलन के लिए कितने प्रस्ताव पारित करवाए गए थे? कितने प्रस्ताव? 4 प्रस्ताव। और डीप में जाएगा तो इन 4 प्रस्तावों का नाम दे देगा और फिर कूट मिलाने के लिए दे देगा। वो आपके वन लाइनर में नहीं आएगा, वो एनडीए सीडीएस में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। समझ लो ना? तो कूट में आपको याद रखना है किसके किसके लिए चलाया गया था? स्वदेशी आंदोलन हो, बहिष्कार हो, बहिष्कार में ही असहयोग होगा। समझ रहे हो ना? जब किसी चीज का बहिष्कार करते हो और स्वदेशी अपनाते हो तो असहयोग भी अपने आप हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा पे जोर, और उसके बाद स्वशासन से संबंधित जो मुद्दे होंगे वो चला। नहीं चलो, ठीक है, ये चीजें यहाँ पे रहेंगी। ये 1906 की घटना है। साथ में चले आगे। यहाँ पे किसी कोई प्रश्न है? ये ज्योग्राफी का पार्ट है ना। सेशन, अधिवेशन मतलब सेशन, कितनी बार तुमको याद दिलाना पड़ेगा? ठीक है, अधिवेशन मतलब होता है सेशन, कांग्रेस का सेशन, आईएनसी के जो सेशन हुए, अधिवेशन किए गए। ठीक है ना? अब आगे चले। किसी कोई प्रश्न नहीं आप? हाँ, तुम क्या पूछे कि मानक समय क्या होता है? मानक समय ज्योग्राफी में जानोगे। मानक समय वो होती है जहां पे देश के अंदर जो भी कार्य पूरे देश में किए जाएंगे उसका एक समय निर्धारित होता है, क्योंकि देशांतर रेखाएं कुछ ऐसी हैं जो टाइम को रिप्रेजेंट करती हैं। किसको? समय को रिप्रेजेंट करती हैं। जब आप एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में जाते हो तो आपको 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय? 4 मिनट का समय लगता है। तो इसीलिए जो जीरो देशांतर है वो लंदन का जो ग्रीनविच है, कहां से? लंदन का ग्रीनविच, हेलो बात नहीं, लंदन का जो ग्रीनविच है वहां से होकर गुजरता है क्या? जीरो देशांतर। इसको क्या बोलते हैं? जीरो देशांतर। और जीरो देशांतर के पूर्व में, कहां पे? जीरो देशांतर के पूर्व में आपका भारत स्थित है,
और जहां पे भारत में इलाहाबाद के करीब जो नैनी प्रयागराज है वहां से 82.5 अंश, क्या 82.5 जो अंश है देशांतर, ये क्या होती है, गुजरती है। ठीक है, ये 82.5 मतलब जीरो से कितना दूर है, 82.5, और 82.5 में आप जब 4 का गुणा करोगे, 82 इंटू 4 करो, कितना होगा, 28, और जो आधा है उसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2 और जोड़ दो, 330। अब 330 बटे क्या कर दो, 60 ना, ये मिनट है। मैंने क्या बताया, एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का। तो 82 देशांतर, आप जो 0 से 82 देशांतर आ गए हो ना, तो इसमें 4 का क्या करोगे, गुणा कर लोगे, तो आएगा कितना, 330, और ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 पंचे 30, और बचा कितना उसके बाद 5.5 मिनट। मतलब आपसे पूछता भी है कि आपका जो समय है वो लंदन से कितने घंटे आगे है, कितने, 5.5 घंटे, हाँ 5.5 घंटे आगे हो। ये मिनट इसलिए लिखा हो क्योंकि ये वाला मिनट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ रहे हो, 5 घंटे 50, 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट आगे है समथिंग। ठीक है, ये ऐसे निकलता है, ये जो तुम मानक समय पूछे हो तो। और ये मानक समय इसलिए रखा जाता है क्योंकि मानक समय, अब जैसे मान लो दिल्ली है, ये इतना, भारत कितना बड़ा, इतना बड़ा भारत है। अब भारत में हर जगह पे यहां से लेकर के यहां तक में, यहां पे भी क्या है, देशांतरों के बीच में गैप है, क्या है, देशांतरों के लगभग 30 देशांतर का गैप है। मैं एक मोटा मोटी लेके चल रहा हूं, कितने देशांतर का, लगभग 30 देशांतर का गैप है। तो यहां पे 30 में 4 का गुणा करो, कितना होगा, कितना होगा, 120 टोटल होगा, 120 मतलब 120 मतलब 2 घंटे का, इस यहां से लेकर के यहां के बीच में 2 घंटे का गैप है। कितने घंटे का, 2 घंटे का। मतलब अगर यहां पे 5 बजा हुआ है तो यहां पे कितना बजेगा, 7 बजेगा। अब आप बताओ, मान लो, और हेलो, आपस में डिस्कशन करना है, चीजें बताई जा रही है ना। यहां पे क्या है, मान लो ये गुजरात है, ये क्या है, गुजरात है, ये अरुणाचल प्रदेश है, क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। अब गुजरात में मान लो 5 बजा है, अरुणाचल प्रदेश में उसी टाइम पे कितना बज रहा है, 7 बज रहा है, एक ही टाइम पे। तो अब कैसे समय चलाया जाए, यहां पे काम करने वाले लोग 5 बजे उठेंगे, यहां पे काम करने वाले 7 बजे उठेंगे, क्या ऐसा होगा, तब तो चीजें खराब हो जाएंगी ना। मान लो टाइम कितना है, 9 बजे का, 9 बजे ड्यूटी पे जाना है। इनके लिए सुबह कब हो रही है, इनके लिए सुबह कब, इनके लिए सुबह लेट होगी, सुबह इनके लिए जल्दी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सूर्य ऐसे पूर्व से उगता है ना सूर्य, तो पहले कहां पे सूर्य उगेगा, यहां पे। तो 2 घंटे का गैप तो मैंने बताया 5 से 2 के बीच में होगा। मान लो 5 यहां पे बज रहा है, 7 यहां पे होगा, 5 यहां पे बज रहा है, 7। मान लो इनके लिए 5 बजे सुबह हो गई और इनके यहाँ तब कितना बज रहा है, ऐसे ही, या इनके यहाँ पहले सुबह हो गई, इनके यहाँ बाद में सुबह होगी ना, इनकी सुबह बाद में होगी, 2 घंटे बाद सुबह होगी इनके यहाँ, गुजरात वालों के यहाँ पहले सुबह किनके यहाँ हो गई, अरुणाचल प्रदेश में पहले सुबह। इसीलिए आपने प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले सूर्योदय भारत में कहां होता है, पूछता है कि नहीं पूछता है, हेलो, सबसे पहले। अच्छा ठीक है, आ जाओ, जिसको जिसको आपस में बात करना आ जाओ, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो। अगर कुछ ज्यादा अच्छी स्पेशल बातें हैं आपके पास तो जो जो बात करना चाह रहा है, मना नहीं कर रहा हूं यार। जब कोई आदमी बोला करे, कुछ बताया करे, और स्पेशल जब टीचर बताए तो सुन तो लिया करो, कुछ गलत नहीं बता रहा हूं। मान लो उसने मानक समय पूछ लिया, ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन आप तैयारी कर रहे हो, मैंने पहले ही बताया क्लास ओरिएंटेड है, तो ये आपके लिए नुकसान नहीं कर देगा। प्रश्न पूछता है आपसे, पूछता है कि नहीं पूछता है, तो जान लोगे तो क्या नुकसानदेह हो जाएगा, क्या नहीं होगा ना। पढ़ो आराम से। फिर यहां पे तो सूर्योदय, सबसे पहले सूर्योदय कहां पे होता है, इसीलिए एक टाइम डिसाइड किया गया जहां से क्या हो कि पूरी व्यवस्था को, क्योंकि ऑफिशियल काम करना होता है, ऑफिशियल काम करने के लिए क्या किया गया, एक समय निर्धारित किया गया। अब जब आप घड़ी मिलाओगे तो आपकी घड़ी में जो समय होगा वही अरुणाचल प्रदेश वाली की घड़ी में समय होगा, उसको फिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके लिए 82.5 मानक अंश क्या बना दिया, 82.5 अंश को एक मानक समय रेखा निर्धारित कर दिया गया, स्टैंडर्ड टाइम बना दिया गया कि अब जो टाइम 82.5 अंश पे है वही पूरे भारत में रहेगा, और सबको उसी के अनुसार, यहां पे जो घड़ी टंगी है उसी के अनुसार यहां वाले भी घड़ी को
सेट कर ले, यहां वाले भी घड़ी को सेट कर ले। जैसे आप लोग घड़ी मिलाते हो ना घड़ी, तो घड़ी आप जो मिलाते हो यहां वाली रेखा पे जो समय घड़ी टंगी है, जो सरकार ने डिसाइड कर दिया है समय, वही के अनुसार पूरे देश में क्या हो जाता है, घड़ी को बना। अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम जोन है, एक से ज्यादा भी है। जैसे रूस में तो शायद 8 टाइम जोन है। रूस में कितने टाइम जोन है? 8, क्योंकि रूस बहुत बड़ा है। और जब भारत के अंदर 2 घंटे का अंतराल है, तो आप सोचो रूस में कितना अंतराल होगा। तो एक टाइम जोन नहीं बनाया जा सकता ना, इसलिए अलग अलग बनाया गया। वो दूसरी चीज है, जो आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो मैंने आपको मानक समय क्या है यहीं पे बता दिया, ठीक है, कुछ ही टाइम में। अब चलो देखो यहां पे 7 की बात है। 7 में क्या होगा, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ और कांग्रेस को 2 दलों, किसमें, गरम दल और दूसरा किसमें, नरम दल में विभाजित कर दिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। मैं पहले ही बता रहा था कि कांग्रेस में नरम दल और गरम दल वाले आपस में लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई चरम पे पहुंच जाएगी कब? जब जूता फेंक के मारा जाएगा पहले बार सेशन में। अधिवेशन चल रहा था, बार बार गरम दल वाले बोल रहे थे कि हमको भी अध्यक्षता दी जाए, और ऐसा ना करने के विरोध में थे कौन? उदारवादी। और यहीं पे बात इतनी बढ़ जाती है कि जूता चप्पल भी चलना शुरू हो जाता है। और ये रास बिहारी घोष को आकर के एक जूता लगता है। अब ऐसा सही है कि झूठ है ये मुझे सही से नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है कि इनको लगता है। इसके बाद ये बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और यहीं से क्या होता है, बंगाल का विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है? बंगाल का, सॉरी, कांग्रेस का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। और जिसको बोला जाता है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। क्या बोला जाता है? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, जहां पे क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन। क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हुआ। कब हुआ? 1907 में हुआ। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 में हुआ। आगे देखो, और 1907 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, सूरत अधिवेशन का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। हेलो, अभी 3 बजे मैं मिल पाऊंगा, अभी नहीं मिल पाऊंगा, मैं क्लास ले रहा हूं। कुछ सामान वगैरह ऑर्डर हुआ तो वही बार बार फोन मिला रहे हैं, तो बताना जरूरी था, ठीक है। उसके बाद दूसरा, अनुशीलन समिति। मैंने इससे पहले भी बताया कि एक अनुशीलन समिति का गठन और किया जा सका था, किया गया था, पहले ही किया जा चुका था ना, 1902 में ही। वो अनुशीलन समिति दूसरी थी, ये अनुशीलन समिति दूसरी है। इसकी गठन करने वाले वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त थे। ये जो अनुशीलन समिति है, ये विशेष रूप से उग्रवादियों का क्या करेगी? रिप्रेजेंट करेगी। विशेष रूप से उग्रवादी यहाँ पे शामिल रहेंगे। आगे देखो, 22 अगस्त 1907 को रुस्तम जी, यहां पे पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है, आपको पता होगा, रुस्तम भिकाजी कामा उनका नाम है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने क्या किया, जर्मनी में एक जगह है जिसका नाम है स्टुटगार्ट शहर में, क्या किया? पहली बार भारत को तिरंगे को क्या किया? फहराया। तिरंगा भी अपनाया गया था स्वदेशी आंदोलन में, और तिरंगा आज वाला नहीं, तिरंगा वो दूसरा तिरंगा था। उसको जाके सर्च मारना, आपको मिलेगा कि उस टाइम का तिरंगा कैसे था। तो वो जो तिरंगा था, पहली बार कहीं विदेश में किसने किया? तो मेरा नाम याद रख लेना, मेरा दूसरा नाम रुस्तम भी है, ठीक है। तो यहां से याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 22 अगस्त 1907 को जर्मनी की स्टुटगार्ट शहर में क्या किया गया? तिरंगे झंडे को फहराया गया। किसके द्वारा? तो भिकाजी रुस्तम कामा उनका नाम था, और उन्होंने क्या किया? तिरंगे को फहराया। ये महिला थी, लड़की नहीं थी, लड़के नहीं थे। ये कौन थी? महिला थी, ठीक है। अब आगे चलें अगले पीपीटी पे। 1908 की घटना, 1908 की बात है, आपको पता होगा। 8 जून 1908 को खुदीराम बोस ने क्या किया? कैनेडी और उसकी बेटी की हत्या के जुर्म में अदालत में पेश किया गया, और 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया, ठीक है ना। ये घटना इतनी इंपॉर्टेंट है, आप यहां से याद करो, क्योंकि सबसे कम उम्र में किसी को फांसी पर चढ़ाया गया तो उस व्यक्ति का नाम था खुदीराम बोस। किसको? खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में क्या किया गया? फांसी पर चढ़ाया गया। और इनका मारने का प्लान किसी दूसरे को था, मर कोई दूसरा गया। इनका प्लान था कि जो वायसराय हार्डी, उसमें मिंटो या कोई दूसरा किसी को सोचा था इन्होंने कि उसके ऊपर क्या कि, हाँ जज, भाई बताने कि मैं दूसरा बताने नहीं, मैं दूसरा कुछ बताने जा रहा हूं। इन भले बात सुन लो, पूरी बात बताता हूं। क्या है कि इन्होंने प्लान बनाया था किसी दूसरे व्यक्ति को मारने का, कि वहां पे जो ब्रिटिश ही था उसको मारने का प्लान बनाया कि भाई बम फेंक के मार दिया जाएगा,
लेकिन जब इन्होंने बम फेंका तो ये जो कैनेडी है, ये कैनेडी और इनके साथ थी इनकी बेटी, ठीक है ना, ये अपनी गाड़ी से जा रही थी और ये जज ही थे, जज की बेटी थी और इनकी वाइफ, ठीक है। तो उनका क्या हुआ कि मारना किसी दूसरे को था और अनचाहे में जब बम यहां फूटता है तो मर ये जाते हैं, और ये एक उनको खुद ही खराब लगता है अपने आप को अंदर से कि हम किसी को, भाई अंदर से आपको भी लगे कि मारना क्या। और दूसरी बात, कोई जो इससे जुड़ा हुआ नहीं है वो मर गया, ठीक है ना, तो इससे क्या होता है उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। उसके बाद जब ये पकड़ जाते हैं, पकड़ने के बाद इनको सबसे पहले 11 अगस्त 1908 में क्या कर दिया जाता है, फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। इनकी एज लगभग 16 साल थी जब इनको फांसी पे चढ़ाया गया था, ठीक है ना, लगभग 16 साल थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 18 16 18 साल 8 महीना, यही समथिंग जो भी थी, 18 साल 8 महीने, इतना मुझे एग्जैक्ट इतना पता है कि सबसे छोटी कम एज के ये लोग थे। इस चीज को ध्यान में रखो, एज नहीं पूछता कितने साल के थे, पूछ भी लेगा तो जाकर के फैक्ट पे देख लेना। तुम लोग तो एकदम निर्भर हो जाते हो टीचरों के भरोसे कि सब टीचर ही करेंगे, खुद से भी थोड़ा बहुत दिमाग रखा लिया करो। सबसे छोटी उम्र के थे, सबसे कम उम्र के थे, ठीक है। समाचार पत्र अधिनियम 1908 में जो आया आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है, ये इंपोर्टेंट उतना नहीं है। इंपोर्टेंट क्या है, ऊपर वाला, खुदीराम बोस को फांसी पे चढ़ाया गया, कब चढ़ाया गया, 1908 में। महीना भी याद रखना जरूरी नहीं है, याद रखना है ईयर, सन, और याद क्या रखना है, सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे, इसलिए याद भी रखना है। नहीं पता नहीं कितने लोग बम से उड़ाए गए, याद क्या रखना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कम उम्र के थे सबसे जब इनको फांसी पे चढ़ाया गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 1909 का एक अधिनियम आया जिसको बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार। क्या बोला जाता है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से एक पहला अधिनियम आया। उसके बाद जहां पे किया क्या गया, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई। आपको पता है कि जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ तो मुस्लिम लीग का गठन ही किया गया था मुस्लिमों के हित की बात को करना। तो मुस्लिम लीग ने शुरू कर दिया अपना प्रोपेगेंडा, बोलना शुरू कर दिया कि हमको अलग से निर्वाचन चाहिए, हमको अलग से निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, हम अलग से अपना चुनाव लड़ेंगे, हमारे लिए अलग से निर्वाचित लोग होने चाहिए, ठीक है ना। ऐसी बातें वहां पे धीरे धीरे शुरू हो गई, और जिसके लिए 1909 में क्या आया, जब अधिनियम आया तो वहां पे मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की बात कही गई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत नहीं। प्रश्न पूछता है किस अधिनियम में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की बात कही गई, तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में, मार्ले मिंटो अधिनियम जो आया था वहां पे बात की गई थी। यहाँ पे मिंटो वायसराय हैं और मार्ले भारत सचिव के नाम से फेमस। भारत सचिव पहले बनाया गया था, 1858 में पद, तो भारत सचिव भी साथ में चलता था, ठीक है ना, ऐसी चीजें थी। उसके बाद गांधी जी ने 30,000 शब्दों वाली हिंद स्वराज पुस्तक का रचना कब की थी, 1909 में की थी। जहां पे मैंने कल बताया था कि उनकी जो पुस्तक थी हिंद स्वराज में, वो बोलते हैं कि जो बंगाल विभाजन हुआ वो होना चाहिए, क्योंकि 1905 में क्या होता है, बंगाल विभाजन हुआ और 9 में वो पुस्तक को रचना कर देते हैं। उनका क्या मानना था कि जो बंगाल विभाजन हुआ वो क्या करेगा, लोगों के अंदर राष्ट्रवादीपन को लाएगा, ठीक है, और आगे चल के लोग क्या होंगे, इकट्ठे होंगे। आगे मदन लाल ढींगरा द्वारा लंदन में कर्जन वायली की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। तो यहां पे इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 1909 की घटना है, लंदन में कर्जन वायली था, और कर्जन वायली की हत्या किसने कर दी, मदन लाल ढींगरा ने कर दी। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो घटना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो एग्जाम में आएगी वो होगी ऊपरी वाली घटना, पहला मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 में आता है। 1910 के बाद हम लोग कल आगे डिस्कशन करेंगे, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं।